साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। आप सब इस चैप्टर से बखूबी परिचित हो चुके हैं। अब तक आपने समझ लिया है अभी तक कि वैश्वीकरण के क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। उदाहरणों के माध्यम से आपने समझ लिया वैश्वीकरण के होने के पीछे क्या कारण है, ये भी आपने समझ लिया। और वैश्वीकरण कोई आज प्रारंभ हुई चीज नहीं है, लेकिन जो आज के तात्कालिक समय का जो वैश्वीकरण है ये इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आज के वैश्वीकरण में जो तीव्रता है वो तीव्रता आज से पहले कभी नहीं थी। वो जो तीव्रता है वो आज से पहले नहीं थी, इसीलिए आज ये चर्चा का विषय है। और मैंने आपको वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी समझा दिए थे और आप चल रहे हैं हम उसके आगे के विषयों को आगे बढ़ाने, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव को। देखिए, वैश्वीकरण का मूलभूत प्रभाव आर्थिक ही होता है और आर्थिक आधार पर ही सारी चीजें उससे कनेक्टेड होती हैं। आपको मैंने बता ही दिया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है कि समाज का पूंजीकरण करना। समाज का पूंजीकरण करना मतलब समाज की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील करना। और जब तक समाज की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील नहीं होगी तब तक वैश्वीकरण होना संभव नहीं है। वैश्वीकरण का मूल आधार ही है क्या? पूंजीवाद। पूंजीवाद ही वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं रहेगी कमाने की तो आप अपना सामान कभी किसी को बेचने के लिए जाएंगे ही नहीं। भाई, इंसान के अंदर कमाने की इच्छा आती है तभी वो चीजों को बेचना खरीदना स्टार्ट करता है, नहीं तो वो बेचता नहीं है। वो ऐसे ही लोगों को दान में दे देता है अगर उसके पास अतिरिक्त रहती है तो, है ना? यही होता है। अब जब उसके पास कोई चीज अतिरिक्त मात्रा में आती है तो वो उसको बाजार की तरफ लेकर जाता है और उसका बेचना व्यापार करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जो आपका वैश्वीकरण है इसका मूल आधार तो आर्थिक प्रभाव ही है। आर्थिक प्रभाव ही वैश्वीकरण को समाज में स्थापित करने का काम करता है और ये पैसा ही राजनीतिक प्रभाव भी डालता है और पैसा ही आपका सांस्कृतिक प्रभाव भी डालता है। देखो, गांव में आप देखोगे लोग बहुत ही खुले तरीके से रहते हैं। वहां ज्यादा आपको फैशन देखने को नहीं मिलेगा। फैशन वहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां लोग दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करते। वहां दिखावा कम है और वो भी वस्त्रों के आधार पर, चेहरे के आधार पर। वहां जो दिखावा है वो घर के आधार पर है, जमीन के आधार पर। देखते हैं किसके पास कितनी जमीन है। वहां लोग जमीन बनाने पे ध्यान देते हैं, घर बनाने पे ध्यान देते हैं और गाड़ियां खरीदने पे ध्यान देते हैं, ना कि कपड़े पर, चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन शहरों में आप देखो लोग कपड़ों पे ज्यादा ध्यान देंगे, खाने पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना? और दिखावा मतलब जो सांसारिक दिखावा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपको पूंजीवाद का ज्यादा बेहतरीन उदाहरण शहरों में ही देखने को मिलता है। शहरों में आपको पूंजीवाद बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा और वैश्वीकरण भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा आपको शहरों में। क्यों? क्योंकि शहर बाजार है और बाजारों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है और यही आपको वैश्वीकरण के सबसे अच्छे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को। राजनीतिक प्रभाव हमने समझ लिया है ना, और अगर नहीं समझा है आपने तो वो पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें आप बखूबी समझ जाएंगे कि क्या है वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव। किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने अनुसार देश की नीतियों को बनाने में अपने पैसे का प्रयोग करती हैं और सरकारों पर दबाव बनाती है। तो चलिए समझते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को और जानते हैं कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव ने एक देश को सबसे ताकतवर बना दिया है। और वो देश कौन है? यूएसए। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं।
वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। पहले ही पैराग्राफ में आपने देख लिया और समझ लिया कि वैश्वीकरण का मूल आधार ही क्या है? आर्थिक प्रभाव ही। आर्थिक प्रभाव ने ही वैश्वीकरण को इतना सार्थक, इतना प्रभावशाली बनाया है। क्योंकि देखो, पूंजीवादी समाज में सबसे बड़ी चीज क्या होता है? पैसा होता है। पैसे के अलावा कुछ भी यहाँ प्रभावी नहीं होता। पैसा ही प्राथमिक है, पैसे के अलावा कुछ भी प्राथमिक नहीं है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसका समाज में उतना ही आदर और सत्कार होगा। यहाँ सबसे बड़ी भूमिका पैसा निभाता है। कहाँ? आपके पूंजीवादी समाज में। और पूंजीवादी समाज में जिसके पास पैसा है उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। क्योंकि यहाँ पूंजीवादी समाज में आपका जेब बताएगा कि आप किस प्रकार की सुविधाएं भोगेंगे। समझ में आई बात? तो ये जो है आपका वैश्वीकरण का आधार क्या है? पूंजीवाद। आगे सुनिए आप। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। विश्व की दो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है। ठीक है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों आप कह सकते हैं, ये दोनों विश्व के देशों को आर्थिक रूप से और उनकी आर्थिक नीतियों को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ये आप कह सकते हैं ये एक प्रकार से एजेंट है। किसके? पूंजीवाद के। ये पूंजीवाद को एक्सपेंड करने वाले सबसे बड़े एजेंट हैं। अगर आपने सोवियत संघ का विखंडन पढ़ा हो तो सोवियत संघ के विखंडन में सोवियत संघ के जो एशियाई संगठन के देश थे उनको उससे अलग करने में आपके IMF और वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा योगदान होता है। और उनको रिकंस्ट्रक्ट, उनकी आर्थिक संरचना को पुनः स्थापित करने में आपकी इन्हीं ने उन्हें पहले तो क्लैश किया, पूरी तरीके से तोड़ा, फिर उन्हें खड़ा करने में मदद करी। पहले आपको कर्जे में डालेंगे, फिर आपको कर्जे से निकालने के लिए कर्जा देंगे। कौन? IMF और वर्ल्ड बैंक। पहले आपको कर्जे में वही डालेंगे, आपको पूरी तरीके से चकनाचूर करके आपको कर्जा लेने के लिए मजबूर वही करेंगे, फिर आपको कर्जा देंगे और अपनी नीतियां आपके ऊपर थोप देंगे। ऐसा करते हैं कौन? ये IMF और वर्ल्ड बैंक। इसके माध्यम से वो आपके बाजार को कहते हैं कि आप अपने बाजार को खोलिए। किसके लिए? विश्व बाजार के लिए। विश्व बाजार के लिए आपका बाजार खुला, इसका मतलब आप वैश्वीकरण के सदस्य बन गए। वैश्वीकरण के सदस्य बन गए। ये जो IMF है, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों के दोनों वैश्वीकरण के क्या है? वैश्वीकरण के एजेंट, अर्थात अमेरिका के सबसे बड़े एजेंट हैं। इनके थ्रू अमेरिका दुनिया के देशों को कर्जा दिलाता है और जब वो कर्जों की भरपाई करने में असमर्थ हो जाते हैं तो अमेरिका कहता है इन दोनों के माध्यम से उस देश को कि आप अपने बाजार को विश्व बाजार के लिए खोल दीजिए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर आप हमारा कर्जा उतार दीजिएगा। तो इस प्रकार से समझ में आया खेल कि नहीं आया? पहले देखो, मान लो मिहुल, इधर मेरे पास हो, मान लो मिहुल है। मिहुल अपने देश में कोई नया प्रोजेक्ट चला रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, ये थोड़ा अभी अंडर डेवलप्ड क्या है, अंडर डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, तो जतिन US है और आप IMF और वर्ल्ड बैंक है, आप दोनों आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है,
आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ, ठीक है। तो मान लो ये यूएस है और आप IMF है, तो ये आपको कहेगा, कौन, जतिन कहेगा आपको कि इसकी मदद करो, इसकी मदद करो, इसे कर्जा दो, तो आप इसे कर्जा दे दोगे। पर बहुत सारे देखो, और बाई चांस इसका धंधा जैसा ये सोचता है, इसका वो काम वैसे नहीं चल पाता और ये कर्जे में डूब जाता है। तो फिर ये आपको कहे, आप इससे अपना कर्जा मांगोगे, आप इससे अपना कर्जा मांगोगे, तो ये कहेगा सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है ना, नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इससे कहोगे, इसके कहने पर, जतिन के कहने पे आप कहोगे इससे कि भाई अगर तुझे इस कर्जे से बाहर निकलना है तो तू अपना जो आर्थिक तंत्र है उसे विश्व बाजार के लिए खोल दे, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां तेरे देश में आएंगी, निवेश करेंगी, जिसके माध्यम से तुझे पैसा मिल जाएगा और फिर तू मेरे को पैसा वापस कर दियो। तो इस प्रकार से अमेरिका दुनिया के बहुत सारे देशों का बाजार अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुलवा लेता है। जाओ बैठो, ठीक है। तो इस प्रकार से अमेरिका बहुत सारे देशों के बाजारों को अपनी कंपनियों के लिए खुलवा लेता है और वहां पर अपनी कंपनियों को सेटअप करके वहां मुनाफा कमाता है और अपने घर में पैसा लाता है। अब जैसे फेसबुक इंडिया में काम कर रहा है, यूट्यूब इंडिया में काम कर रहा है, गूगल इंडिया में काम कर रहा है, तो क्या इससे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो काम कर रहा है ना। इतने बड़े स्तर पर स्केल अप कर रहा है वो। भाई स्केल अप कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है। तो ये एक बिजनेस है जिसमें वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते फिर भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। कौन? गूगल। गूगल पे जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी खुद की थोड़ी ना है, उसने थोड़ी ना डाली है, उसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और लोग वहां पर इंफॉर्मेशन डालते हैं और लोग सर्च करके देखते हैं, बस। समझ में आई बात? आप फेसबुक, यूट्यूब को ही देख लो। यूट्यूब क्या है? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड लेवल का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपना नेट यूज करके उस पर कंटेंट डालते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन पैसा वो भी कमाता है। और जब वो आपके से 10 गुना कमाता है तो आपको उसका 1% देता है, बस। आप समझो इस चीज को। तो अब बताओ किसकी आर्थिकी मजबूत होगी, किसकी इकोनॉमी मजबूत होगी? जिसकी वो कंपनी, अर्थात कंपनी जिस देश की है उसकी भी इकोनॉमी मजबूत होगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी आर्थिक तंत्र को स्थापित कर लिया है इन दोनों के माध्यम से। भारत 1991 तक भारत ने अपना जो घरेलू बाजार था वो विश्व बाजार के लिए नहीं खोला हुआ था। भारत पहले जो चीजें बाहर से मंगाता था वो सीमित मात्रा में मंगाता था। इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काम नहीं करती थी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भारत में काम नहीं करती थी। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को भारत में काम करना है तो उसे इंडियन कंपनी के थ्रू काम करना पड़ेगा, वो अपने नाम पर काम नहीं कर सकती थी। तो इससे क्या बेनिफिट होता था भारत को कि भारत का जो कंपनी मैन है उसे भी एक्सपीरियंस मिलता था कि कैसे कंपनी बनाई जाती है, और उसे भी और उसके साथ उनको टेक्नोलॉजी शेयर करते थे तो उसे भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती थी। समझ में आई बात? आज जो आपकी मारुति है, ये मारुति ने किसके साथ कोलैब कर रखा था? मारुति सुजुकी से। सुजुकी कहां की कंपनी है? जापान की है। तो अगर सुजुकी को भारत में काम करना था तो उसको किसके साथ टाई अप करना पड़ा? मारुति के साथ। तो मारुति सुजुकी ने दोनों ने भारत में कारें बनाना स्टार्ट किया। जैसे हीरो और होंडा, हीरो अलग है, होंडा अलग है। हीरो भारत की कंपनी है, होंडा जापान की कंपनी। तो इस तरह से काम करना पड़ता था भारत में। पहले भारत के कंपनियों के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, आप अपने थ्रू काम नहीं कर सकते थे भारत में। कब तक? 1991 से पहले तक। लेकिन 1991 के बाद हमारी स्थितियां इतनी खराब हुई, आर्थिक स्थितियां, जिसके कारण हमें अपने घरेलू बाजार को विश्व बाजार के लिए खोलना पड़ गया। ये आर्थिक विषय है और ये सबसे दिलचस्प विषय है।
अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता चलता ये चीज, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाता। आगे सुनिए, ठीक है। तो इनके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से अमेरिका वैश्वीकरण को प्रसारित करता है। अमेरिका वैश्वीकरण को प्रसारित करता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर बताओ, मैं फिर से रिपीट मारूंगा पूरा का पूरा। आया समझ में कि वैश्वीकरण क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है? तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं आपके देश में, आपका संसाधन यूज कर रही है मेरे भाई, आपका संसाधन यूज। अब मेरे देश में कोई कंपनी लग रही है तो वो क्या तेल पानी दूसरे देश से लेकर आएगी? लोग कहां से लेके आएगी? हमारे देश से लेके आएगी ना, सारे संसाधन हमारे यूज करेगी ना। अब खुद बताओ मुझे, जो मैकडॉनल्ड्स है, जो आपका लिवाइस है, जो डोमिनोज है, ये कहां के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं? भारत के ही कर रहे हैं ना, लेकिन प्रॉफिट कौन ले रहा है उससे? वो ले रहे हैं। आई बात समझ में? रिसोर्सेज हमारे यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं? वो कमा रहे हैं। वो पॉइंट भर हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट का वो 10% भी नहीं देते, 10% भी नहीं देते। अब जैसे मैंने आपको आईटीसी का नाम बताया, आईटीसी, अब सबको लगता है कि ये इंडियन कंपनी है, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो अमेरिकन कंपनी है। जिस भी देश में जाती है पहला अक्षर उस देश का लगा लेती है, फिर चलाती है। अमेरिका में वो काम करती है अमेरिकन आईटीसी, जैसे इंडियन टोबैको कंपनी, अमेरिकन टोबैको कंपनी, असली कंपनी का नाम ये। लेकिन जिस भी देश में जाती है वहां की जनता को मूर्ख बनाने के लिए अपने नाम के आगे उस देश का नाम लगा लेती है और वहां पर बिजनेस करती है। तो भाई असली कंपनी तो अमेरिका की है ना, तो उसको प्रॉफिट किसको जा रहा है? सारा का सारा अमेरिका जा रहा है। और वो प्रॉफिट कहां इन्वेस्ट होगा? भाई वो प्रॉफिट वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। अमेरिका का व्यापारी है तो अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेगा ना, कहीं और तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आपका ये पैसा, ये जो आपकी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, इस प्रकार से अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। जब मैंने आपको अमेरिकी वर्चस्व पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विश्व के जितने भी काम है, किसी भी प्रकार के काम है, उन सभी कामों में 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर पर अमेरिकी कंपनियां ही मौजूद है। मोबाइल इंडस्ट्री में ही देख लो, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है? आईफोन कहां की कंपनी है? अमेरिका की। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख लो, सारे कहां के हैं? सारे के सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं। सारे के सारे किसके हैं? अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स। चाहे आप यूट्यूब ले लो, चाहे आप फेसबुक ले लो, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, चाहे आप गूगल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, स्नैपचैट ले लो, कुछ भी ले लो, सारे के सारे कहां के हैं? अमेरिकन। तो भैया जो वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है? इसका मतलब अमेरिका में इन्वेस्ट हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये है सबसे बड़ी समस्या। और अगर यही सारे प्लेटफॉर्म हमारे खुद के देश के होते तो हम ज्यादा, तो इससे किसका फायदा होता? हमारा फायदा होता। हमारे देश को ज्यादा इकोनॉमिकल बूस्ट मिलता। समझ में आई बात? तो वो पैसे कहां इन्वेस्ट होते? हमारे खुद के देश में। अब मान लो जैसे रिलायंस है, अब भाई रिलायंस भारत की कंपनी है, तो वो भारत दुनिया के चाहे जितने देश में काम करे, वो जो पैसा कमाएगी वो कहीं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भारत में इन्वेस्ट करेगी ही करेगी। तो हमें भी अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनानी है, जिससे कि हमारे देश को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। क्योंकि अगर आप पूंजीवादी समाज के थ्रू चलेंगे तो आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए अपने देश को चलाने के लिए। 1991 से देखो, 1947 से लेकर 1991 तक भारत ने किस इकोनॉमिक पैटर्न पे अपने देश को चलाया है? मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न पे। कौन से? मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न। और इस टाइम तक हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खुली हुई नहीं थी। हम अपने घरेलू इकोनॉमी, मतलब हम अपने देश के अंदर ही अपनी जरूरत की चीजें बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, जिससे कि हम आत्मनिर्भर, जो ये आत्मनिर्भर का स्लोगन आज चला है ना, ये आत्मनिर्भर का स्लोगन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही चला दिया था, सेल्फ रिलायंस के नाम से।
अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उस टाइम क्या प्लान्स थे पंडित जी के। लेकिन आज की सरकार उनके प्लान्स को बताती नहीं है भाई, क्योंकि अगर बता देंगी तो फिर उनको वोट कौन देगा। अगर आप देखोगे आज के देश को तो आप पाओगे कि पंडित जी कितने दूरदर्शी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने दूरदर्शी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीतियां सारी बहुत सही थी, भाई इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं। इंसान है, गलतियां सबसे होती है। जब मैं मोदी जी से हो सकती है इस आधुनिक समय में, तो वो तो उस समय में थे जब इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे देश के पास। जिस समय आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं देश की सत्ता में, वो अलग समय है, और जिस समय पंडित जी देश की सत्ता में बैठे थे वो अलग समय था। उस समय देश किस बदहाली में था और आज भारत किस स्थिति में है, इसका कंपैरिजन करके नरेंद्र मोदी और पंडित जी का कंपैरिजन करा करो हमेशा। समझ में आई बात। मैं अपने देश की जनता से सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा, अगर आप नरेंद्र मोदी और पंडित जी का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो दोनों जनों की परिस्थितियों का भी आकलन करते हुए, क्योंकि सारी चीजें परिस्थितियों के अनुसार होती है, सारी चीजें परिस्थितियों के अनुसार चलती हैं। समझ में आई बात। इंसान परिस्थितियों के अनुसार ही सारे आचरण करता है। अब ठंड आएगी तो कोई गर्मी वाले कपड़े पहन के घूमेगा? बताओ मुझे, घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि उसके गर्मियों के कपड़े के अनुसार परिस्थितियां नहीं है। अगर आप गर्मियों वाले कपड़े पहन के रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। समझ में भाई। तो ये आपने समझ लिया ना कि आपके वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव ये पड़ता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जाकर दुनिया के छोटे छोटे देशों के रिसोर्सेज को पर अपना कब्जा कर लेती हैं और उससे दबाकर प्रॉफिट जनरेट करती हैं, और देश की छोटी छोटी उस देश की छोटी छोटी कंपनियों को अपने आगे खड़े होने नहीं देती। उदाहरण हमने पढ़ा था ना, उदाहरण हमने पढ़ा कि एक देश की छोटी कंपनी को एक बड़े देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, और उसकी मर्जी भी नहीं थी अपनी कंपनी को बेचने की, फिर भी उसने उसको जबरदस्ती खरीद लिया। सिर्फ क्यों खरीद लिया? क्योंकि वो अपना कंपटीशन नहीं चाहती थी, वो अपना कंपटीशन नहीं चाहती थी। आगे सुनो आप। हालांकि वैश्वीकरण को इतने सक्रिय नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदे के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। यह भी देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया। तो आप खुद ही देख लो, वैश्वीकरण से किसको फायदा मिल रहा है और किसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला होता है। छोटी कंपनियों के सामने टिक पाएंगे? आप उतने बढ़िया और उतने कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाओगे जितने कम प्राइस पर रिलायंस अवेलेबल करा पाएगी, जितने कम प्राइस पर टाटा अवेलेबल, अडानी अवेलेबल करा पाएगी, उतने ही कम प्राइस पे क्या आप अवेलेबल करा पाओगे? अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हो तो क्या आप वही क्वालिटी प्रोवाइड कर पाओगे उतने प्राइस में? कदापि नहीं कर सकते, लॉस से मर जाएंगे। आप अपनी कंपनी को सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आईटीसी के सामने टिक पाओगे? कदापि नहीं टिक पाओगे। छोटी कंपनियां कोप अप ही नहीं कर पाएंगी। तो अब आप देख लो, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सभी देशों में काम करने की खुली छूट मिल जाती है, और आपको मैंने वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के बारे में बता ही दिया है कि राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से वैश्वीकरण के अपने पैसे के दम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां नीतियां अपने फेवर में कर लेती हैं, नीतियां अपने फेवर में कर लेती हैं। तो सारी नीतियां उनके फेवर में, तो ये उस देश के उद्योगपति क्या करेंगे? फिर
कटोरा लेकर भीख मांगे या फिर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल बन जाएंगे। समझ में आ गया? एजेंट जिसे कहते हैं, हिंदी में उसे दलाल कहते हैं, ठीक है। तो दलाल बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनके लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जहां वो मालिक थे वो क्या बन गए? एम्प्लॉय बन गए। वो क्या बन गए? एम्प्लॉय बन गए। समझ में आएगी बात? तो अब आप देख लो, गूगल की कमाई से हमारे देश को ज्यादा फायदा हो रहा है, यूट्यूब की कमाई से हमारे देश को ज्यादा फायदा हो रहा है कि अमेरिका को ज्यादा फायदा हो रहा है? अब आप खुद देखो, कंपेयर कर लो, खुद आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या फायदा हो रहा है, किसका ज्यादा शेयर है, किसका नुकसान हो रहा है। रिसोर्सेज हमारे देश के यूज हो रहे हैं, हमारे देश की जनता अपना टाइम लगा रही है और कमाई कौन कर रहा है? आप खुद देखो इस चीज को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही है 12वीं की पॉलिटिकल साइंस, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। और जो आपको पढ़ा रहा है और अगर वो आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ा नहीं रहा, वो आपको रटवा रहा है। और रटाना नहीं है, पॉलिटिकल साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। सोचो किसको हो रहा है फायदा, वैश्वीकरण से किसको हो रहा है फायदा, और किसकी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां? अमेरिका और पश्चिमी देशों की। उन्हीं की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हीं की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हीं के पास इतनी अच्छी क्वालिटी की क्या है? मशीन। उन्हीं के पास इतनी क्वालिटी की मशीन्स है कि वो फाइन कपड़ा सब कुछ बहुत उन्नत क्वालिटी की चीजें बना लेते हैं। हम सबके पास नहीं है भाई, हम सबके पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सके। आज भी हमारे देश में गरीबी है। और आपको मैं बता दूं, जीडीपी और रियल जीडीपी में बहुत अंतर होता है। जीडीपी बढ़ाने के लिए आप मशीन्स का यूज कर देते हो, मशीन से जीडीपी बढ़ाई जा सकती है, रियल जीडीपी नहीं बढ़ाई जा सकती। रियल जीडीपी में पता है क्या क्या चीजें आती हैं? सरकार जीडीपी बता रही है तो इसका मतलब वो मशीनों से हुए उत्पादन और कमाई को बता रही है, वो रियल जीडीपी नहीं बता रही है। जिस दिन सरकार रियल जीडीपी बताने लगेगी ना, सरकार का काला चट्टा खुल जाएगा। उसमें सामाजिक आधार आता है, आर्थिक आधार आता है और आपका राजनीतिक आधार आता है, सब कुछ आता है। एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, आपका फूड आता है, शेल्टर आता है, सारी चीजें आती हैं। इन सब चीजों को मिलाकर रियल जीडीपी बनती है और सरकार से जीडीपी बताती है, जिसमें तीनों सेक्टर्स की कमाई को बता दिया जाता है। काम खत्म। जीडीपी बढ़ना देश का बढ़ना नहीं है, समझ में आया? जीडीपी के बढ़ने का मतलब है कुछ अमीर घरों का बढ़ना भाई, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीन है और वो बड़ी बड़ी मशीन के थ्रू प्रोडक्शन कर लेते हैं। आज देख लो, आपके पास 100 आदमियों का काम करने के लिए एक ही मशीन काफी है। जहां पहले 100 आदमी जिस काम को करते थे, वहां आज वही काम एक मशीन कर देती थी। जहां पहले घर तोड़ने के लिए आपको 100 मजदूर लगते थे, वहीं आज एक जीसीपी सारा काम कर देती है। बुलडोजर है ना, हमारे देश में बुलडोजर का कल्चर आ गया है ना, कि कोई अपराध करे तो उसके घर को गिरा दो। घर गिराने से न्याय मिलता है आजकल। ये नहीं देखेंगे जब बन रहा है अवैध चीज तब नहीं रोक पाएंगे, तब रोक देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तब कब्जा होने से पहले नहीं रोकेंगे। अपनी जमीनों का सरकार तब ध्यान नहीं रखेगी, लेकिन जब उस पर बन जाएगा तो उसको गिराने के लिए बुलडोजर चला दिया जाएगा। अपराध करने पर, जब तक अपराध नहीं करेगा तब तक तो उस बंदे के घर की तरह कुछ नहीं, समीक्षा तक नहीं की जाएगी कि ये इस जमीन पे ये क्या सरकारी जमीन है, ये क्या है, कुछ नहीं करा जाएगा। लेकिन जब वो कोई अपराध में संलिग्न हो जाएगा तो उसके घर की समीक्षा करी जाएगी, सही ढंग से मापा जाएगा, देखा जाएगा कि कहीं से कुछ है तो नहीं, गलत तो नहीं, और अगर तनिक भी गलत पाया जाता तो पूरे घर को बुलडोजर उसका अच्छा काम खत्म। तब देख लो, जहां पहले एक काम को करने के लिए 100 मजदूर लगते थे, उस काम को करने के लिए आज वो काम एक मशीन के थ्रू कर दिया जाए। तो इस तरह से फैक्ट्रियों में भी हो रहा है भाई। फैक्ट्रियों में जहां पहले उस काम करने के लिए 100 मजदूर लगते थे, वहां आज उसी काम को मशीनों के थ्रू करा लिया जाता है। तो आप खुद देखो, तो जीडीपी बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, रियल जीडीपी बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। सरकार रियल जीडीपी कभी नहीं बताती है आपको, क्योंकि जनता को जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर ही नहीं पता, तो फिर जनता कैसे पूछेगी?
पूछने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या पूछना है। भाई पूछने के लिए भी ये पता होना चाहिए क्या पूछना है, किससे क्या पूछना है, तभी तो पूछोगे ना। अब पूछने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो आपको पता चल गया वैश्वीकरण से किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात की नहीं, कि किसको फायदा हो रहा है वैश्वीकरण का और किसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अभी और उदाहरण सुनोगे आप। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। जो ये आपका वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण, उसमें चीजों का आवागमन बहुत तेज हो जाता है। आज देख लो, मैंने आपको उदाहरण ही बता दिया था, जैसे उस लड़की का बताया था मैंने, उसने अपनी बेटी को एक चाइनीज साइकिल उसके जन्मदिन पे उपहार में दी, और उससे पहले वाले जन्मदिन पे उसे क्या दी थी, एक अमेरिकन बार्बी डॉल दी थी। भाई ये अमेरिकन बार्बी डॉल भारत में कैसे मिल रही है? ये अमेरिकन बार्बी डॉल भारत में इसलिए मिल रही है क्योंकि आज के समय में वस्तुओं की और सेवाओं की आदान प्रदान में वो बाधा नहीं है। आज ही देखो, एक हीरोइन ने लिम्बोर्गिनी कार ली, भारत में लिम्बोर्गिनी कार, तो वो लिम्बोर्गिनी कार इंपोर्टेड है, इंपोर्ट करी गई है, दूसरे देश से मंगाई गई है। समझ में आई बात? तो अब जैसे आज के टाइम पे अगर आपको फोर्ड की गाड़ी लेनी है भारत में, फोर्ड, मुझे नाम याद है, ठीक है, तो फोर्ड की गाड़ी अब भारत में नहीं बन रही, भारत में उसकी एजेंसी नहीं है, फोर्ड ने अपने आप को यहाँ से पिकअप कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनकी सेल नहीं हो रही थी उतनी। तो अब अगर आपको फोर्ड की गाड़ी भारत में लेनी है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये संभव क्यों है? क्योंकि आज आधुनिक समय में आपके पास बहुत हाईटेक मशीन्स है जिनके माध्यम से आप कुछ भी कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो आज चीजों का प्रवाह, चीजों का आवागमन बहुत तेज हो चुका है, बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है, और इसी के कारण से आज बहुत ज्यादा जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है उनकी कमाई भी बहुत अच्छी है। तो अब देख लो किन देशों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, अमेरिका, जापान, सारे के सारे पश्चिम देश, सारे के सारे विकसित देश, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिस कारण से उनका वैश्विक बाजार में क्या है, बोलबाला। तो वैश्वीकरण का किसको फायदा हो रहा है फिर? इन्हीं पश्चिमी देशों को, या कहिए विकसित देशों को। समझ में आई बात? क्योंकि आज का जो ये वैश्वीकरण है ये किस पे टिका हुआ है? टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है, प्रौद्योगिकी पर टिका हुआ है, और जिनके पास प्रौद्योगिकी है उन्हीं का इस वैश्वीकरण में बोलबाला है, और वो ही मोटा पैसा छाप रहे हैं। अमेज़न कहां का कंपनी है भाई? अमेरिका। समझ में आई कि अभी भी बात नहीं समझ में आई? आपके देश में ऐसा क्यों सिस्टम कोई बिल्ड नहीं हो पाया? अब तो बिल्ड हो गया फ्लिपकार्ट, लेकिन पहले था, पहले अमेरिका ने बनाया, फिर हमारे देश में बना। समझ में आई बात? तो आगे सुनिए। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसे कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है, वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश से अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब
विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही। उनका प्रवाह आबाद हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उसी सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। बताओ आप, क्या जिस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, क्या उसी प्रकार से लोगों का आवागमन है? नहीं भी है। नहीं। आज भी लोगों के आने जाने में क्या लगता है? वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है। लेकिन चीजों के आने जाने में ऐसा कुछ लगता है? कुछ नहीं लगता। पैसा आ रहा जा रहा है, लेकिन लोग आ जा नहीं रहे। मैंने आपको उसी दिन उदाहरण समझा दिया था कि अमेरिका अगर अपने देश में लोगों को बुला रहा है तो सिर्फ किनको बुला रहा है? क्रीमी लेयर को, जो वहां का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, जो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकते हैं, वही अमेरिका जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा हो जो भारत में ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आप लोग देखते होंगे तो उस पर लिखा होता होगा क्या? मेड इन बांग्लादेश। कभी देखा है? ध्यान से देखा करो, उन पे लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। तो मेड इन बांग्लादेश क्यों लिखा है? कभी सोचा? नाइकी तो बांग्लादेश की कंपनी है भी नहीं, क्या है? प्यूमा भी नहीं है, बांग्लादेश की कंपनी है। एडिडास नहीं ना, कहाँ की कंपनी? जर्मनी की कंपनी है। कहाँ की है? जर्मनी की। और लिखा क्या है? मेड इन बांग्लादेश। क्यों भाई? कभी सोचा है? क्योंकि वहां चीप लेबर है। क्या है? चीप लेबर। जो टी शर्ट उन्हें जर्मनी में बनाने में 200 रुपए लगेगा, वही टी शर्ट वो बांग्लादेश में कितने में बना रहे हैं? 20 रुपए, 20 रुपए में बना रहे हैं या 10 रुपए में बना रहे हैं। तो समझ में आई बात? इस वैश्वीकरण ने क्या किया? और पानी, जमीन कहां की यूज हो रही है और आदमी कहां की यूज हो रहे हैं? बांग्लादेश के। समझ में आई बात? इस वैश्वीकरण ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा क्या माध्यम उपलब्ध करा दिया कि आप जहां चाहें वैश्वीकरण के माध्यम से आप गरीब देशों में जाएं और उनकी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करके अपना खूब पैसा खूब बनाएं। समझ में आई बात? तो ये हो रहा है काम। 5 रुपए में, 10 रुपए में लेबर मिल रही है वहां पर। उनकी जो भाई, हम अब आप खुद देखो, हमारे कंपनीज में आकर उनकी कॉस्ट कितनी होती है? कभी देखिए? 2500 रुपए, 3000, 5000, 10,000, 2000। बन कितनी में रही है वो? 100 रुपए, 200 रुपए। और बिक कितने में रही है? देख लो, आप खुद देखो अंतर, कितना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इन बनियानों के माध्यम से। तो ये है तरीका वैश्वीकरण से। अब देखो आप, वैश्वीकरण से किसको फायदा हो रहा है? वैश्वीकरण से किसको फायदा हो रहा है? इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पैसे को और पैसा बनाने के लिए इन गरीब देशों को अपना जरिया बना रखा है कि यहां पर जाओ, अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश करो, यहां के रिसोर्सेज का यूज करके, यहां की मैन पावर का यूज करके अपने प्रोडक्ट को चीप बनाकर और दुनिया के बाजार में बेचो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो और अपनी तिजोरी को और भरो। समझ में आई बात? अब बात समझ में आ रही है कि क्या है वैश्वीकरण? क्या जितनी तेजी से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या इतनी तेजी से लोग भी, क्या बांग्लादेश का इंसान इतनी जल्दी इसी आसानी से जर्मनी में जाकर रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बांग्लादेश का व्यक्ति जर्मनी नहीं चाहता कि उसके कोई रिसोर्सेज को यूज करे। जर्मनी नहीं चाहता कि उसके रिसोर्सेज का कोई यूज करे। समझ में आई बात? वो नहीं चाहता। वो चाहता है सिर्फ मेरे देश की जनता ही मेरे रिसोर्सेज को यूज करे। मैं किसी के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकता। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? आगे सुनो। कहां तक आ गए थे? विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से
अभेद बनाए रखते हैं ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे ना हथियार ले। सुन लिया भाई, ये लोग अपने देश के रिसोर्सेज को यूज नहीं होने देना चाहते, अपने देश के रिसोर्सेज को सिर्फ किसके द्वारा यूज कराना चाहते हैं? अपने देश की जनता के द्वारा। लेकिन इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में जा रही है, वहां की मैन पावर को यूज कर रही है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है। तो अब बताओ, वैश्वीकरण का किसको फायदा मिल रहा है? वैश्वीकरण का पश्चिमी देशों को फायदा मिल रहा है, जिनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज है। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई है? पक्का? आगे सुनो फिर। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक सार आर्थिक नीति को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। देखो, वैश्वीकरण का सिर्फ एक ही प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव ही नहीं है, सकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। 70% नकारात्मक है तो सिर्फ 30% सकारात्मक है उस देश के, जिस देश में वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। और बड़े बड़े अमीर देशों के लिए तो पैसा ही पैसा है भाई, उनको क्या दिक्कत है? इसीलिए कह रहा हूं 70% नकारात्मक है वैश्वीकरण का प्रभाव, तो 30% सकारात्मक है। समझ में आई बात? आगे सुनो। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है। सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है। आज देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या बन रहे हैं? स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रही है, और सरकारें अपने कॉलेजेस और अपने स्कूल्स बनाना बंद कर रही है। तो मजबूरन जनता को अपने बच्चों को इन्हीं स्कूल और कॉलेजेस में भेजना पड़ेगा। जनता को इस तरह से भी गन्ने के रस की तरह चूसा जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के थ्रू। तो इस तरह से सरकार, ये पैसा सरकार की नीतियों पर भी प्रभाव डालता है, और सरकार के जो काम है सरकार को वो काम करने से रोक देता है। जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने का काम सरकार का है, अच्छे सड़क बनाने का। आज के टाइम पे आप देख लो, टोल टैक्स क्यों लग रहा है भाई? हमारे पैसे से आप सड़क बना रहे हो, टोल टैक्स भी हमें ही को देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप पार्टनरशिप कर रहे हो। किनके साथ? प्राइवेट कंपनियों के साथ। सरकार आज के टाइम पे नहीं बनाती, सरकार सिर्फ टेंडर दे देती है कि आप बना लो और इतने साल तक आप टोल टैक्स वसूल कर लेना, और फिर उसके बाद हमें सड़क सौंप देना। इस तरह से काम कर रही है आज सरकार। क्यों टोल टैक्स लग रहे हैं भाई? टोल टैक्स लगने का कारण क्या है? आप हमसे टैक्स भी ले रहे हो, फिर भी आप रोड टैक्स भी लेते हो, कार टैक्स भी लेते हो, सारे टैक्स तो देते हैं हम, फिर भी आप हमसे टोल टैक्स ले रहे हो सड़क पे चलने के लिए। हाईवे, अच्छी सड़क पे चलने का पैसा भी ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सड़कें कौन बना रहा है? प्राइवेट कंपनियां बना रही है, और प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार डील कर लेती है। क्या डील करती है? कि आप सड़क बनाओ और 30 साल तक आप इस पे टोल टैक्स लगा लेना और पैसे अपने कमा लेना। तो ऐसे काम चल रहा है आज के टाइम में। ऐसे आपको लूटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और आपको पता भी नहीं, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई? पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कैसे सरकार की नीतियां काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अब जैसे भारत में जो ये मेट्रो चल रही है, ये जापान के साथ हमारा कोलैबोरेशन, हमें इसका प्रॉफिट नहीं मिलता। डीएमआरसी का जो प्रॉफिट होता है ये हमें नहीं मिलता, ये जापान को चला जाता है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने कोलैब कर रखा है कि इतने साल तक आप इसके प्रॉफिट लेते रहना, आप इतने साल तक इसका प्रॉफिट लेते रहना, इतने साल में ये फ्री हो जाएगी, फिर हमें हैंड ओवर कर देना, अब मुझे नहीं पता कि आज के टाइम पर डीएमआरसी
इंडिया के कंट्रोल, डीएमआरसी का प्रॉफिट इंडिया के कंट्रोल में है या फिर जापान के, मुझे अभी नहीं पता एट दिस टाइम। ठीक है भाई, आगे सुनो। और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सही बात है, गरीब बदहाल होता जा रहा है क्योंकि गरीब की जेब से बाहर जा रही हैं सारी चीजें। सरकारी स्कूल नहीं बनेंगे, सरकारी अस्पताल नहीं बनेंगे तो गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा और गरीब का इलाज कहां होगा? बताओ मुझे आप। बहुत लोग कहते हैं रेवड़ियां बांट रही, किसके दम पर रेवड़ियां बांट रही है सरकारें? बहुत लोग कहते हैं जब गरीबों को कुछ फ्री में दिया जाता है सरकार के द्वारा तो कहते हैं रेवड़ियां बांटी जा रही। अबे रेवड़ी किस बात की? किसके पैसे से बांट रहे हो तुम? हमारे पैसे से हमें ये चीज दे रहे हो तो वो रेवड़ी है, और जो तुम खा रहे हो वो क्या है? तुम्हारे बाप की कमाई है, तुम्हारा बाप कमा के रख के गया है वहां पे। जीएसटी हम भर रहे हैं, हर चीज पे हमसे टैक्स लेते हो। क्यों ले रहे हो भाई? फिर हमारी गाड़ी कमाई का पैसा तुम क्यों ले रहे हो? फिर ये बताओ मुझे, मतलब टैक्स तो कहो रेवड़ी दे रहे हैं तो सही लगता है क्योंकि फ्री में दे रहे हो, लेकिन जब हमारे टैक्स का पैसा ही हमें फ्री के रूप में दिया जा रहा है तो फिर क्यों चिढ़ मच रही है भाई? आप जो एक छोटी सी माचिस लेते हो ना उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। हर चीज पे तो टैक्स है, किस पे टैक्स नहीं है? बताओ ना आप मुझे, किस चीज का टैक्स नहीं लेते आप, वो बताओ मुझे। तो फिर कहो रेवड़ियां दे रहे हैं तो अच्छा भी लगता है, तो रेवड़ियां कहो तो अच्छा भी लगता है, फ्री बीज कहो तो अच्छा भी लगता है। लेकिन आप हमारे टैक्स का पैसा ही, भाई एक बात बताओ, अब एक देखो, आज भी दिल्ली में क्या 10,000 में कोई सरवाइव कर सकता है? जिस घर की 10,000 की आमदनी है क्या वो सरवाइव कर सकता है दिल्ली में? किराया कितना पड़ जाता है पालक में रहने का? 6-7 कितना बचा? 4,000 में आप रह लोगे दिल्ली में? पढ़ा लोगे बच्चे को? अगर आपका स्कूल फ्री नहीं होगा तो पढ़ा लोगे? स्कूल फ्री होने के बाद भी स्कूल पे कितना पैसा खर्च होता है? हर बच्चे पे मिनिमम कम से कम स्कूल की एजुकेशन फ्री होने के बाद भी स्कूल जाने पर और स्कूल के करिकुलम को मेंटेन रखने पर कम से कम हर महीने उसके मम्मी पापा, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 3,000-4,000 खर्च करते होंगे। क्योंकि भाई बच्चा जा रहा है आ रहा है तो खाएगा कुछ, तो खाएगा पिएगा कुछ तो खाएगा। ड्रेस है, ड्रेस धुलने में भी तो पैसा लगता है ना, फ्री में तो नहीं धुलती ना भाई, कि धुलती है सरकार धुल के दे रही है। पेन भी तो खत्म हो रही है, पेंसिल भी तो खत्म हो रही है, वो पैसे कहां जाएंगे? वो भी तो जुड़ेंगे ना, कॉपी किताब भी तो लेंगे, सब कुछ है ना। 10,000 में कोई सर्वाइव कर सकता है? और सरकार 10,000 वाली नौकरी देके कहती है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, 15,000 रुपए की नौकरी देके कहते हैं हम नौकरियां दे रहे हैं। 10,000-15,000 की नौकरी कोई नौकरी है भाई? कोई सरवाइव कर सकता है इतने में? इस दिल्ली शहर में बिना फ्री बीज के? बताओ मुझे। आपको ये भी नहीं पता होगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होती है? पता है फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट कॉस्ट क्या है? ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं। अब पढ़ोगे इकोनॉमिक्स तभी तो पता चलेगी। बिना इकोनॉमिक्स पढ़े बंदों को पता ही नहीं होता फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट कॉस्ट क्या है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हैं और नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? आगे सुनो। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए, या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय अपर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने
आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। फिर से इसे कुछ समाज सेवकों ने कहा है, फिर से अमेरिका, इसे फिर से आप कह सकते हैं फिर से गुलामी का दौर आ रहा है। सच में गुलामी का दौर है। पूंजीवाद गुलामी का ही तो दौर लाती है, मालिक नौकर बना देती है। तो क्या है भाई ये मालिक नौकर कर क्या है? मालिक नौकर का जो ये रिश्ता है ये क्या है? पूंजीवाद ही तो है। और पूंजीवाद मालिक नौकर बना देने, मालिक और नौकर बना देना क्या है? उपनिवेशीकरण ही तो है भाई। अंग्रेजों के समय काल में हम क्या थे? नौकर थे ना। और आज भी पूंजीवाद के माध्यम से क्या बन जाता है इंसान? एक कंपनी का नौकर बन जाता है। तो क्या समझ में आई बात? तो ये आज के आधुनिक समय का गुलामी का कुचक्र है। पूंजीवाद वैश्वीकरण आज के आधुनिक समय का गुलामी का कुचक्र है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई अभी तक? ये आधुनिक समय का गुलामी का कुचक्र है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बहुत सारे समाज सेवी लोग कह रहे हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग कह रहे हैं कि ये हमारे समाज के गरीब और जो कमजोर पक्ष है उन लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है, वैश्वीकरण किसके दम पर चलता है? पैसे के दम पर चलता है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं तो कोई नहीं कहेगा कि ले ले भाई मेरी दुकान से सामान, कोई नहीं देगा आपको सामान। क्योंकि वैश्वीकरण का मूल उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ कमाना, लाभ कमाना, लाभ कमाना। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माननीय नीता अंबानी जी एक दिन की चाय कितने लाख की पीती हैं? 2-3 लाख रुपए की। उनका बैग जो होता है, हैंड बैग, वो करोड़ों का होता है। समझ रहे हो आप? अंतर समझो इस चीज का, अंतर समझो आप इस चीज का, अंतर समझ जाओगे आप। और यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो एक बिना कटी फटी साड़ी भी नहीं पहन पा रही हैं। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनकी बदन पर बिना होल वाली, बिना कटे फटी साड़ी उनकी बदन पे ना। बहुत सारी माताएं बहनें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके बदन पर फटी पुरानी साड़ियां हैं। और यही इसी देश की एक महिला चाय लाखों की पी रही है। तो ये किसका फर्क है? ये वैश्वीकरण का, पूंजीवाद का फर्क है, आर्थिक शोषण का फर्क है, आर्थिक बंटवारे का फर्क है कि कुछ लोगों के पास अथाह पैसा है और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की मूलभूत जरूरतों को भी पूरा कर सके। आप समझ में आई बात कि वैश्वीकरण कितना बुरा है? मैं ये नहीं कहूंगा वैश्वीकरण पूरे ही तरीके से बुरा है भाई, क्योंकि वैश्वीकरण से बहुत सारी चीजें बदली भी। मैंने कहा है ना आपको, हर सिक्के के 2 पहलू। अगर आप एक पहलू को देखते रहेंगे, दूसरे पहलू को नहीं देखेंगे, तब भी समाज बर्बाद हो जाएगा भाई। अगर एक तरफ को आप चिकना कर रहे हो, एक सिक्के को मेरा ऊपर से साफ करके चमका कर रख, नीचे से उसे मूर्छा लग जाएगा, क्या कर लोगे? नीचे को भी तो सब कंप्लीट करके रखना है ना भाई। अब मान लो आगे से आप चेहरा बहुत, पीछे से आप अपनी पीठ को सही नहीं कर रहे, ये भी तो है ना शरीर का अंग। यहां से लगे बीमारी, चाहे यहां से लगे बीमारी तो लगनी है। समझ में बात? आगे बात समझ में? तो यही है वैश्वीकरण। कहां तक आ गए? आर्थिक वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि बढ़ती है पर कुछ ही लोगों की बढ़ती है, सबकी नहीं बढ़ती। कुछ लोगों के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो लग्जरी जीते हैं, और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं आता कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा सके। समझ में बात? अगर वैश्वीकरण के इतने ही फायदे हैं तो अमेरिका में क्यों है गरीबी भाई? फिर क्यों है गरीबी फिर अमेरिका में? अमेरिका में गरीबी नहीं होनी चाहिए थी फिर तो। अमेरिका की सबको चकाचौंधी दिखती है, वहां की गरीबी किसी को नहीं दिखती, लेकिन वहां भी गरीबी है। लोग वहां पर वैन में रहने के लिए, गाड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। क्यों रहने के लिए मजबूर है भाई? अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम। समझ में आई बात? चलो आगे सुनो। और खुले
कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की है और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारंपरिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज देखो, ये आज के टाइम पर विश्व एक दूसरे पर निर्भर हो चुका है। अब इसे रोका नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। अब हम वैश्वीकरण के कुजाल से बाहर नहीं निकल सकते किसी भी कीमत पर। तो चलो, इतना लंबा टॉपिक हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त कर दें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।